पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल। सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए।
जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजल्स समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। Hockey legend Major Dhyan Chand. Dhyan Chand is the most extraordinary, the greatest field hockey player. Let's take a look at the amazing journey of the wizard who was known for his superb ball control, the man who scored more than 400 goals in his career. The man responsible for earning 3 Olympic gold medals. Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Allahabad, Uttar Pradesh, into a Maurya Khushwah family, to mother Sharda Singh and father Sameshwar Singh, who was in British Indian Army. His father was often transferred, so the family was exposed to different cities. This also became a hindrance as Dhyan Chand could not continue his education for long. His education stopped approximately after 6 years of schooling. The family then settled in Jhansi, Uttar Pradesh. His father got a small piece of land for his services. Dhyan Chand had 2 brothers, Roop Singh, also a player, and another brother, Mool Singh. What is interesting is the fact that when Dhyan Chand was young, he was not into sports. According to the reports, he loved wrestling. At the age of 16, he joined Indian Army, and at that time he used to practice after the duty hours and night. He waited for the moon so that the field would light up and helped increase the visibility. Due to this, it is believed that he was named Chand, literal meaning moon, by his fellow players. It was during 1922 to 1926 that he played hockey tournaments and regimental games in Army. Then he was selected in the team that was to go to New Zealand. The Indian Army team won 18 matches, drew 2 and lost only 1. When Dhyan Chand returned, he was promoted to Lance Naik.
The newly formed Indian Hockey Federation was making a team for the 1928 Amsterdam Olympics. In 1925, an inter-provincial tournament was held to select India's national field hockey team. Dhyan Chand got permission from the army to play for the United Provinces team. He was immediately noticed for his skills and was on the team for Olympics. The final match in Olympics took place on 26th May, with India facing the home team of the Netherlands. It was tough as top players were not well, including Dhyan Chand. Despite all odds, India won its first Olympic gold medal. Dhyan Chand was the top scorer of the tournament, scoring 14 goals in 5 matches. It was stated that this is not a game of hockey but magic. Dhyan Chand is in fact the magician of hockey. He was then automatically selected for the 1932 Los Angeles Olympics. India's first match in the 1932 Olympics was against Japan, which it won on the score of 11-1. The team kept moving ahead and once again won the gold in finals. After the Olympics, the team went on an international tour covering United States, England and several other countries. By the end of the tour, India had won 34 matches out of 37, with Chand scoring 133 out of the 330 goals scored by India. He became the captain of the Indian hockey team in 1934 and he led the team to the 1936 Berlin Olympics. Dhyan Chand's magic again got a gold medal for India. This was India's third successive gold in field hockey. Let's take a look at his personal life. He got married to Janki Devi in 1936 and had 7 sons from his marriage. In 1956, at the age of 51, he retired from the army with the rank of a major. After he retired, he coached for a while and then settled in Jhansi. According to the reports, this legend spent the last years of his life in poverty. It is unfortunate as he was forgotten. He lost hope and suffered from liver cancer. He died at the age of 74 on 3rd December 1979. Let's take a look at his various achievements. India's highest award for lifetime achievement in sports is named after him, the Dhyan Chand Award. A statue of this hockey legend with 4 hands and 4 sticks was erected in Vienna, depicting his master control over the ball. 29th August, his birthday, is celebrated as National Sports Day in India. AstroTurf hockey pitch at the Indian Gymkhana Club in London has been named after Indian hockey legend Dhyan Chand. He was awarded the Padma Bhushan in 1956 by the Indian government. The Union Minister of India gave the 20th National Award 2012, namely Gem of India, to the magician of hockey Major Dhyan Chand. The award was received by his son Ashok Dhyan Chand, hockey Olympian himself. The National Stadium in Delhi was renamed Dhyan Chand National Stadium in 2002 in his honor. It is stated that in 1936 Olympics, after India played its first match, a German newspaper's headline was, "The Olympic complex now has a magic show too." The next day there were posters all over Berlin. Visit the hockey stadium to watch the Indian magician Dhyan Chand in action. It has also been revealed that Führer was so impressed by Dhyan Chand's wizardry with the stick that he offered him a chance to move to Germany and the post of colonel in his army, which the legend declined. Cricket legend Don Bradman stated, "He scores goals like runs in cricket. Whatever said is less." Major Dhyan Chand is a legend. His achievements are uncountable and stories from his life are never-ending. किसी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा कर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है।
हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी, जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी, मानो वो कोई देवता हो। पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे। वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक एक इंच का मिना हुआ पास देते थे, जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है, उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके राइट फुट के सामने बॉल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कलकत्ता गए खेलने को तो एक प्लेयर ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का प्लेयर का कंधा थपथपाया। शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का। 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए। तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे केशव दत्त ने एक बार हमें बताया था कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल। माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था, जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इसी बात से होता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। केशव दत्त का कहना है, जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं, वो गेंद को पास कर देते थे, इसलिए कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। जब वो इस तरह का पास आपको देते थे तो जाहिर है आप उसे हर हाल में गोल में डालना चाहते थे। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे में उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। बाद में उनसे जब उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। केजी कक्कड़ अपने जमाने के नामी कमेंटेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को पाकिस्तान में ध्यानचंद की लोकप्रियता का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। मुझे 2 दफा मौका मिला कि मैं उस जश्न में शामिल हूँ। पहले 1949 में, जबकि भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की टीम अफगानिस्तान गई हुई थी, और दूसरी दफा 1952 में, जबकि उन्होंने दादा ध्यानचंद को बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। ये जो जर्नी थी 1952 की, वो हमने दिल्ली से पेशावर तक बाई ट्रेन की, और लाहौर पर जब हम आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो इतना हजूम था कि वहाँ के जो प्लेटफॉर्म टिकट थे वो खत्म हो गए। हर एक चाहता था कि वो दादा ध्यानचंद से मिले। और आप अगर जानते हैं कि दादा ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में थे और सारी हॉकी उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से जेल में ही खेली, तो वहाँ के लोग जो थे वो दीवाने थे, फिदा थे, वो चाहते थे कि इस व्यक्ति के हम दर्शन करें। और जब वो गाड़ी पेशावर पहुंच
वाराणसी, जो कि आखिरी पाकिस्तान का रेलवे डेस्टिनेशन है, तो वो गाड़ी 3 घंटे लेट थी और हमारे पास कितना खाना था मुझे मालूम नहीं, तो उस खाना को डिस्पोज करते हुए हमें बहुत मुश्किल हुई। 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए INS दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो एक गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बाद में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल नहीं मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को यह दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार ने बीबीसी को बताया, 72 की बात है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकाएक मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता है, तो मुझसे मिलने आए और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में। और उस टाइम की कटिंग्स जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी वो उन्होंने मुझे दिखाई और एक बंडल जो था वो पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद, फादर, योर फादर वाज लाइक दिस लाइक दैट, लाइक छोटी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में, 36 में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में, जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे। लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरी मेजर का पद दिया। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदनलाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी एक किताब में निकेत भूषण लिखते हैं, हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है। मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने हमें आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी, लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया। लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। रेहान फदल, बीबीसी, दिल्ली।